गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस। यह है इम्यूनोलॉजी एंड फिजियोलॉजी जो कि बीएससी थर्ड ईयर का पेपर है, उसकी 4th यूनिट का टॉपिक है। तो आज हम डिस्कस करते हैं एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस। There are the various antigen antibody reactions are there. फर्स्ट है प्रेसिपिटेशंस, एग्लूटिनेशंस, न्यूट्रलाइजेशन, फैगोसाइटोसिस और एक है ऑप्सोनाइजेशन। जो भी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस होती हैं वो उसी तरह काम करती हैं जैसे एंजाइम और सब्सट्रैक्ट या की एंड लॉक। यानी कि जिस तरह एक स्पेसिफिक लॉक में एक स्पेसिफिक की आती है, वैसे ही एक स्पेसिफिक एंटीजन से एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी ही बाइंड करती है। तो जो इनकी नेचर है, नेचर ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस रिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं। सेकंड है लॉक एंड की कॉन्सेप्ट पे ये काम करती हैं और नॉन कोवेलेंट बॉन्ड इनके बीच में बनता है। यानी जो भी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस होती हैं उनके बीच में असहसंयोजी बंध का निर्माण होता है, जैसे वॉन डेर वाल बंध है, आयनिक बॉन्ड है। नेक्स्ट है फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट एग्लूटिनेशन, यानी समूहन कैसे होता है, क्या होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे जब एक एंटीबॉडी एक एंटीजन से रिएक्शन करेगी तो वो ग्रुपिंग या क्लम्पिंग या समूह का निर्माण किस तरह से करती है। When the antigen antibody interaction is observed in the form of visible clumping, it is called agglutination। यानी वह एग्लूटिनेशन या समूहन वह क्रिया है जिसमें इनसोल्यूबल एंटीजन एंटीबॉडी से क्रिया करके और एक विजिबल क्लम्पिंग का निर्माण करता है, तो उस रिएक्शन को हम कहेंगे एग्लूटिनेशन। दिस रिएक्शन आल्सो डिपेंड अपॉन द क्रॉस लिंकिंग ऑफ बोथ एंटीजन एंड एंटीबॉडी। एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में जो क्रॉस लिंकिंग होता है, जैसे कि जो बॉन्ड्स बनते हैं, वॉन डेर वाल बॉन्ड्स हैं, आयनिक बॉन्ड्स हैं, उन सब के ऊपर यह रिएक्शन डिपेंड करती है। द प्रोसेस ऑफ एग्लूटिनेशन इन्वॉल्व 2 स्टेप। 2 स्टेप्स में ये क्रिया होती है। फर्स्ट स्टेप इज सेंसिटाइजेशन एंड सेकेंड स्टेप ऑफ लैटिस फॉर्मेशन। First step sensitization is recognition and attachment of specific antibody to corresponding antigen। यानी यह पहला चरण होता है सेंसिटाइजेशन। इसके अंदर एक एंटीबॉडी एक स्पेसिफिक एंटीजन को पहचानती है और उससे क्या करती है, संपर्क में आती है, उससे उसका अटैचमेंट होता है। ये टेम्परेचर, pH एंड टाइम ऑफ इंक्यूबेशन इन्फ्लुएंस रिएक्शन। इस रिएक्शन को उस वक्त का टेम्परेचर, वहाँ का pH और वो आपस में कितने समय के लिए एक दूसरे से कांटेक्ट में रही हैं, ये सारे फैक्टर्स उस रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं। द लैटिस फॉर्म बाय क्रॉस लिंकिंग बिटवीन सेंसिटाइज्ड पार्टिकल। दूसरी रिएक्शन, जो एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में क्रॉस लिंक हुए हैं उनसे क्या होगा, लैटिस का निर्माण होगा। लैटिस फॉर्मेशन उससे होता है, जिससे वो लैटिस विजिबल फॉर्म में हमें दिखाई देता है। एग्लूटिनेशन रिएक्शन यूज्ड टू डायग्नोसिस ऑफ डिजीज इन लैब आइदर यूजेस द particulate or soluble antigen। Examples of agglutination reaction using particulate antigen is Salmonella typhi, ये एक बैक्टीरिया है। डिटेक्ट स्पेसिफिक एंटीबॉडी इन सीरम फ्रॉम पेशेंट सफरिंग फ्रॉम टाइफाइड। यानी साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के कारण जो फीवर होता है, उस फीवर को हम नाम देते हैं टाइफाइड। इसमें ये लीवर हमारा इफेक्ट होता है और उसके लिए जो विडाल टेस्ट किया जाता है
उसमें विडाल टेस्ट के दौरान जो एंटीजन एंटीबॉडी के बीच रिएक्शन होती है वो रिएक्शन होती है एग्लूटिनेशन। एप्लीकेशंस ऑफ एग्लूटिनेशन, पहला हम देख ही चुके हैं टेस्ट डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लड ग्रुप टाइप्स। हम आगे एग्जाम्पल इसका देखेंगे कि जो ब्लड ग्रुप के टाइप्स हैं ए बी ओ, वो हम किस तरह से एग्लूटिनेशन प्रोसेस के द्वारा उनकी पहचान कर पाते हैं कि कौन सा ब्लड ग्रुप ए है, कौन सा बी है और कौन सा ओ है। डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लड ग्रुप टाइप्स और एंटीबॉडीज ब्लड ग्रुप एंटीजेंस। असेसमेंट सेकंड है असेसमेंट ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जैसे इन्फेक्शन विद ए पर्टिकुलेट बैक्टीरियम इज इंडिकेट बाय द राइज इन टाइटर ऑफ एन एंटीबॉडी दिस बैक्टीरियम। यहाँ हम एक डायग्राम देख रहे हैं जिसमें हमने एक आईजी इम्यूनोग्लोबिन M एक एंटीबॉडी दिखाई है जो कि पेंटावेलेंट है, और वो एंटीबॉडी जो है एक बैक्टीरिया से क्या कर रही है, उसका फैब रीजन बैक्टीरिया के एपिटोप से बाइंड हो रहा है। इस तरह से एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में क्या होती है, इंटरैक्शंस होती हैं, रिएक्शंस होती हैं। तो इस तरह से फिर वो जब बहुत ज़्यादा संख्या में एंटीबॉडी और एंटीजन आपस में इंटरैक्शन करते हैं तो उससे एक विजिबल कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है। यहाँ हमने एक एग्जाम्पल लिया है ब्लड सेल्स का कि किस तरह से किस ब्लड के ऊपर कौन सी एंटीबॉडी होती है और कौन सा एंटीजन होता है और वो किस तरह से क्लम्पिंग का निर्माण करती हैं। तो यहाँ हमने चारों टाइप के ए बी और बी और ए बी चारों टाइप के हमने क्या ले लिए हैं, ब्लड लिए हैं, और वहाँ से जब हम इनके अंदर एंटी सीरम डालते हैं तो कैसे कैसे इनके अंदर किसके अंदर एग्लूटिनेशन होगा और किस में नहीं होगा। एग्लूटिनेशन मतलब समूहन। जब हम एंटी सीरम इनमें ए बी और डी तीन तरह के एंटी सीरम होती हैं जब इनके अंदर डालते हैं। ए बी तो एंटीजन की पहचान के लिए होती हैं और जो डी है वो RH फैक्टर की पहचान के लिए होती है। तो इस तरह से हमने ये प्रैक्टिकल फर्स्ट ईयर में भी किया हुआ है। जो फाइनल ईयर के बच्चे हैं वो उन्होंने किया होगा फर्स्ट ईयर में ये प्रैक्टिकल। तो इस तरह से जब हम ओ के अंदर डालते हैं तो ओ के अंदर कोई क्लम्पिंग नहीं होती है क्योंकि इसके अंदर कोई भी एंटीजन नहीं होता है। ऐसे ही ए में होगा, बी में होगा, ए बी में भी होता है। इस तरह से हम देखते हैं कि कैसे ब्लड ग्रुप की पहचान करते हैं। नेक्स्ट जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन है वो है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन यानी अवक्षेप बनना या अवक्षेपण की क्रिया। ये शब्द आप केमिस्ट्री में भी बहुत पढ़ चुके होंगे। प्रेसिपिटेशन इज ए प्रोसेस वेयर soluble antigens bind with their specific antibody at an optimum temperature and pH, resulting in the formation of insoluble precipitate। यानी ऑप्टिमम टेम्परेचर और pH पर जब एंटीजन और एंटीबॉडी इसमें और एग्लूटिनेशन में एक डिफरेंस है कि एग्लूटिनेशन में जो एंटीजन होता है वो इनसॉल्युबल होता है, लेकिन प्रेसिपिटेशन में जो एंटीजन होगा वो सॉल्युबल होगा। तो सॉल्युबल एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में रिएक्शन करके विजिबल जो है प्रेसिपिटेट का निर्माण करते हैं। तो ऐसी क्रिया को हम कहेंगे प्रेसिपिटेशन। इन एक्वस सॉल्यूशन ए soluble antigen antibody interact and develop a lattice which is visible as a precipitate। Antigen antibody lattice formation governed by a valency of both antigen and antibody। यानी एंटीजन और एंटीबॉडी की जो वैलेंसीज हैं वो जितनी ज़्यादा होंगी लैटिस उतना ही क्लियर हमको दिखाई देगा। एंटीबॉडी शुड बी पॉलीवैलेंट
फैब रीजन हमने बताया था, जो एंटीबॉडी होती है वो अगला जो पार्ट होता है वो फैब रीजन होता है इसका, और ये एफसी रीजन होता है। तो फैब रीजन जो है, द एंटीबॉडी शुड बी पॉलीवेलेंट फैब फ्रेगमेंट्स इन ऑर्डर टू फॉर्म प्रेसिपिटेट। द एंटीजन शुड बी बाईवेलेंट, it should possess at least 2 copies of an epitope or have different epitopes that are capable of reacting with various antibodies in the polyclonal antiserum। यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है, यहाँ दिखाया गया है इस डायग्राम में कर्व दिखाया है। एक तरफ हमने एंटीजन ऐड किया है एक्स एक्स पे, दूसरे एक्स पे हमने एंटीबॉडी ली है। तो जैसे जैसे हम एंटीजन और एंटीबॉडी की जो है कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे वैसे वैसे कर्व बढ़ता जाएगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे है कि अगर मान लो शुरुआत में हमारे पास एंटीबॉडी बहुत ज़्यादा है लेकिन एंटीजन कम है, तो हमारा जो है प्रेसिपिटेशन जो क्रिया है वो कम होगी और प्रेसिपिटेट कम बनेगा। लेकिन जैसे ही एंटीजन और एंटीबॉडी की मात्रा अगर बराबर है तो जो हमारा कर्व है वो हाईएस्ट लेवल पे है, यानी प्रेसिपिटेशन के लिए जितनी अमाउंट एंटीजन की होती है उतनी ही अमाउंट एंटीबॉडी की अगर होती है तो प्रेसिपिटेशन मैक्सिमम, जो प्रेसिपिटेट है मैक्सिमम बनता है, ये रिएक्शन अधिकतम लेवल पे होती है। लेकिन अगर दोनों की मात्रा या तो एंटीजन कम है या एंटीबॉडी कम है तो प्रेसिपिटेट हमारा कम बनेगा और रिएक्शन कम होगी। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है ऑप्सोनाइजेशन। ऑप्सोनाइजेशन मैं क्लियर करूँ, इसमें होता क्या है, इसमें एक तरह की प्रोटीन होती हैं जो बाहर से आए हुए एंटीजन इन्वेंडर या अपोप्टोटिक सेल्स जो होती हैं जिनकी डेथ होने वाली होती है, जो पुरानी जर्जर सेल्स हो जाती हैं, उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर बाउंड होकर एक मार्कर की तरह काम करती हैं। क्योंकि जिन सेल्स पे ऑप्सिन प्रोटीन बाउंड हो जाती है, जुड़ जाती है, या जिन बाहरी पार्टिकल्स पे ऑप्सिन प्रोटीन बाइंड हो जाती है, वो सेल्स फैगोसाइटिक सेल्स के लिए एक मार्कर का काम करती हैं और उन सभी सेल्स को फैगोसाइटिक सेल्स जो हैं इंजेस्ट करके अपने अंदर ले लेती हैं और उनका डिग्रेडेशन कर देती हैं। तो ऑप्सोनाइजेशन इज ए molecular mechanism where molecule, microbes or apoptotic cells are chemically modified, have stronger interaction with cell surface receptors on phagocyte and antibodies. This is mechanism of identify invading particles, उन इन्वेडिंग जो भी बाहरी पार्टिकल होता है उनको एंटीजन हम कहेंगे, बाय द यूज ऑफ स्पेसिफिक कंपोनेंट कॉल्ड ऑप्सोनिन्स। ऑप्सोनिन्स एक्ट एज मार्कर और टैग दैट अलाउ रिकॉग्निशन बाय द इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी। एन ऑप्सोनिन इज molecule that enhance phagocytosis by marking an antigen for an immune response or mark. The purpose of opsonization is to make the antigen palatable to the antibody or the phagocytic cells. इसमें बताया गया है कि जो ऑप्सोनिन प्रोटीन होती हैं उनका एक ही टारगेट होता है कि वो एक मार्कर की तरह काम करती हैं और एंटीजन और अपोप्टोटिक सेल की सरफेस पे बाइंड हो जाती हैं, जिससे जो फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस है वो इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि फैगोसाइटोटिक सेल्स हैं उनको पहचान कर इंजेस्ट करने का काम करती हैं। This is the mechanism of identifying invading particles by the use of specific components called opsonin. The opsonin
act as marker or tag that allow recognition the immune system of the body. Opsonin, which would stimulate the process of phagocytosis by the special type of immune cells called phagocyte cells. यहाँ पे हमने एक डायग्राम लिया है। इस डायग्राम में दिखाया गया है कि जो वाई शेप हैं वो हमारी एंटीबॉडीज़ हैं और ये बाहरी पार्टिकल हैं जिन पे ब्लैक डॉट्स जो हम दिख रहे हैं ये ऑप्सोनिन प्रोटीन्स हैं। जैसे ही ये मार्कर का काम करते हैं और इनसे आकर ये एंटीबॉडीज़ यहाँ बाइंड हो जाती हैं। ये एंटीबॉडी जैसे इससे बाइंड होंगी ये एक मार्कर की तरह काम करेंगी और ये फैगोसाइट सेल्स इनको इंजेस्ट करके उनको डिग्रेड करने का काम कर देती हैं। Every microbes has certain specific molecule called pathogen associated molecule patterns या PAMs बोलते हैं इनको। ये सभी माइक्रोब्स के पास स्पेशल टाइप का होता है। These PAMs are identified by the pattern recognition receptors of phagocytosis। ये जो PAMs होते हैं ये अलग अलग एंटीजन के अलग अलग टाइप के होते हैं और इनके रिसेप्टर्स जो होते हैं फैगोसाइट सेल्स के पास पाए जाते हैं और उन रिसेप्टर्स को हम क्या कह देते हैं? PRR, पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स। ये किसकी रिकॉग्निशन करते हैं? पैम्स की। तो पैम्स को पहचानने का काम कौन करेगा? पैम्स को पहचानने का काम PRR, यानी ये तो रिसेप्टर हो गए और ये स्पेशल टाइप के पैम्स होते हैं जिनको ये स्पेशल टाइप के रिसेप्टर्स जो हैं वो पहचानने का काम करते हैं। वन नोवेल एग्जाम्पल ऑफ पैम्स इज बैक्टीरियल LPS। LPS का फुल फॉर्म है लिपोपोलीसेकेराइड कॉल्ड एंडोटॉक्सिन्स एंड दे आर रिकॉग्निशन बाई TLR4। ये TLR4 जो रिसेप्टर है वो लिपोपोलीसेकेराइड्स की पहचान करता है और उसे बाइंड करने का काम करता है। TLR4 का पूरा नाम है टॉल लाइक रिसेप्टर प्रोटीन्स। अदर पैम्स इंक्लूड बैक्टीरिया फ्लैजिलीन्स। अदर जो पैम्स का उदाहरण है वो है बैक्टीरिया की फ्लैजिलीन। ये भी एक टाइप की प्रोटीन है जो कि रिकॉग्नाइज बाई TLR5 के द्वारा इनको पहचाना जाता है और उसे ये बाइंड करती हैं। लिपोटेकोइक एसिड फ्रॉम अनदर एग्जाम्पल है लिपोटेकोइक एसिड फ्रॉम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, पेप्टाइड ग्लाइकेन्स एंड न्यूक्लिक एसिड variants normally associated with virus such as double stranded RNA recognition by TLR3। जो डबल स्टैंडर्ड RNA हैं वो TLR3 रिसेप्टर्स के द्वारा रिकॉग्नाइज होते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, जैसे कि अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके पानी बना लेते हैं, यानी अम्ल और क्षार दोनों का इफेक्ट ही न्यूट्रलाइज हो जाता है। उसी तरह से हम इम्यूनोलॉजी में देखते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन्वॉल्व द प्रोडक्ट रिलीज बाय एंटीजन and antibody in serum. There occur no direct contact between the antigen and antibody. The toxin released by antigen neutralized by antitoxin released by antibody। यानी कि जो पैथोजन जो एंटीजन बॉडी में एंटर करके टॉक्सिक पदार्थ रिलीज करते हैं उन टॉक्सिक पदार्थों के लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडी एक स्पेसिफिक पदार्थ एंटीटॉक्सिन्स को रिलीज़ करती है और टॉक्सिन जो कि टॉक्सिन पदार्थों को न्यूट्रलाइज करते हैं, उनके इफ़ेक्ट को ख़त्म करते हैं।
जिससे हमारी बॉडी के अंदर कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। इट रेफर to the ability of specific antibodies called neutralizing antibodies to bind the antigen and neutralize its biological effect by binding the epitopes. epitopes क्या होते हैं? एंटीजन के पार्ट्स होते हैं जो कि एंटीबॉडी के पैराटॉप से बाइंड होते हैं। However, these antibody are not killing or destroying the antigen. The binding antibodies no counterparts binds the antigen and attract the other immune cells, kill the cells. यानी कि जैसे ही ये एंटीबॉडी एंटीजन से बाइंड होती हैं, इन एंटीबॉडीज़ को एंटीजन किल नहीं कर पाते हैं और जैसे ही ये एंटीबॉडी एंटीजन से बाइंड होती हैं, ये दूसरी इम्यून सेल्स को वहाँ पर अटैक्ट करती हैं, आकर्षित करती हैं, ताकि वो बाकी जो पैथोजेंस हैं, बाकी जो एंटीजेंस हैं, उनको न्यूट्रलाइज करने का, उनके प्रभाव को ख़त्म करने का काम कर सके। नेक्स्ट प्रोसेस है फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस प्रोसेस क्या होती है? कोई भी बाहरी पैथोजन या पार्टिकल को फेगोसाइटिक सेल्स जो हैं वो अपने अंदर इंजेस्ट करती हैं और उसको डिग्रेड करने का काम करती हैं। तो ऐसी प्रोसेस क्या कहलाती है? फेगोसाइटोसिस प्रोसेस कहलाती है। Phagocytosis is a specific form of endocytosis. एंडो का मतलब अंदर, साइटोसिस मतलब सेल के अंदर लेने की एक टाइप की प्रोसेस है किसी भी बाहरी पदार्थ को, बाय विच सेल इंटरनलाइज सॉलिड मैटर इंक्लूडिंग माइक्रोबियल पैथोजेंस। यानी किसी भी सेल के द्वारा अपने अंदर सॉलिड मटेरियल को इंजेस्ट जो फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस दो तरह की प्रोसेस होती हैं। फेगोसाइटोसिस के द्वारा सेल सॉलिड मटेरियल्स को अपने अंदर इंजेस्ट करती है, जबकि पिनोसाइटोसिस प्रोसेस के द्वारा लिक्विड मटेरियल्स को सेल अंदर इंजेस्ट करती है। वाइल मोस्ट सेल्स कैपेबल फेगोसाइटोसिस, इट इज़ द प्रोफेशनल phagocytes of immune system including macrophage or neutrophils. The process of phagocytosis being with the binding of ऑप्सोनिन। अभी हमने एक प्रोसेस पढ़ी थी ऑप्सोनिन। ये प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होती है कि ऑप्सोनाइजेशन के द्वारा एक ऑप्सोनिन प्रोटीन जो होती है पैथोजन या बाहरी पार्टिकल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल या जो भी बाहरी मेम्ब्रेन होती है उस पर अटैच हो जाती है, जिससे फेगोसाइटोसिस के लिए वो एक मार्कर का काम करती हैं और ऐसे पार्टिकल्स को फेगोसाइटिक सेल्स जो होती हैं इंजेस्ट कर लेती हैं। मॉलिक्यूल्स ऑन द पैथोजन ऑफ सरफेस कॉल्ड पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूल पैम्स के बारे में हम अभी पढ़ चुके हैं। टू सेल सरफेस रिसेप्टर्स ऑन द phagocytes. This causes receptor clustering and triggers phagocytosis. The cell membrane then extends around the target, eventually enveloping it and pinching off to form of discrete phagosome. होता क्या है कि जैसे मान लो ये सेल है, ये बाहरी पार्टिकल है, ये अंदर की तरफ धंसना शुरू हो जाती है और जैसे ही ये बहुत ज़्यादा अंदर चला जाता है, यहाँ से क्या होगी, सेल मेम्ब्रेन आपस में मिलकर पिंचिंग ऑफ हो जाती हैं और ये अंदर चला जाता है जो भी हमारा बाहरी पार्टिकल है और यहाँ पे फिर इसको लाइसोसोम में डिग्रेड कर दिया जाता है। दिस वेसिकल कैन मेच्योर एंड एसिडिफाई
acidify throughout fusion with late endosome and lysosome to form a phagosomes, यानी स्टार्टिंग में जो ये बनता है ये इस तरह से, उसको एंडोसोम कहते हैं, जिसको लाइसोसोम में लाया जाता है और उसको फेगो लाइसोसोम कहा जाता है, जहाँ ये डिग्रेड होता है। थैंक यू for watching the video.